फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम एक और अहम टॉपिक कवर करने लगे अपने जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो CSS का पोर्शन है वहाँ से। आज हम बात करेंगे काफ़ी कॉमन, लेकिन जितना ही ये टॉपिक कॉमन है उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ का जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है उससे बाज़ का जो बंदे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है वो रिकमेंड करते हैं कि इनसे ये सवाल आता है। और बाज़ का जब आप जनरल साइंस के पास्ट के पेपर्स देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आएंगे। जी हाँ, आएंगे और आते रहें। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में और सेल के अंदर जितने भी छोटे ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी आपकी कोई क्यूरीज हैं वो कवर हो जाए आज के इस लेक्चर में। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी की। चलिए आज का जो टॉपिक है सेल उसे हम कवर करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करें सेल के बारे में। ये हम पेन ले लेता हूँ। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बुनियादी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे ये कुछ यूनिट मिलते मिलते जाएंगे, अगर कुछ बन जाए तो सबसे छोटा जो यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैं हूँ, कोई परिंदा है, कोई लिजर्ड है, कोई भी प्लांट वगैरह है, तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनके अंदर काम करने का वो सेल है। एज ए ह्यूमन, जैसे मैं बनाऊँ, आप जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपके अंदर जो छोटे से छोटे अगर आपका एक यूनिट निकालें जो कि आपके अंदर काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई प्लांट हो, कोई भी एनिमल जो आप देखते हो अपनी ज़िंदगी में, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल यूनिट है जो काम करता है वो आपका सेल होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्योंकि बाज़ का कोई आपने हार्ट देखी होगी, लिवर देखा होगा, किडनी देखा था, लेकिन ये भी बड़े पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म से। तो उनके अंदर जो सबसे छोटा है जो काम करता है वो सेल है। सेल के बाद टिश्यूज़ आते हैं, वो जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ही तभी आपका एक आर्गन बनता है। एक आर्गन मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। आर्गन सिस्टम्स मुख्तलिफ कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पहले सेल, फिर टिश्यूज़, फिर आर्गन। जैसे आई मेरा एक आर्गन है, हार्ट मेरा एक आर्गन है, किडनी एक आर्गन है, तो उनका जो बुनियादी यूनिट होगा वो सेल होगा, विच इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। और सेल अपने आप में रेस्पिरेशन, जैसे हम इंसान रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही सेल भी एक तरह से रेस्पिरेशन करता है, सांस वो लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। अगर हम बात करें तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपने फंक्शंस करता है, प्रोटीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में वो हमारी मदद करता है। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं सेल की कैसे होती है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सेल की। ये सेल की एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जो आपको याद होनी चाहिए। बाज़ का अगर आप ड्राइंग करके वगैरह बताएंगे तो आपको बेहतर होगा। और ये उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हम बात करेंगे। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये उसके बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, DNA, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे हम कवर करेंगे वन बाय वन। उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि बाज़ का पेपर के अंदर ही आता है कि आप सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करें बाज़ का, क्योंकि उसके अंदर 2.5 मार्क का 1 मार्क का एक सवाल आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में, DNA क्या है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, उनकी सेल के जो अंदर जो चीज़ें हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आपको ये समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर की, जैसे दीवार है और इस दीवार के अंदर छोटे छोटे आपने ये ईंटें देखी हैं, ये ईंटें सारी, जब ये सारी ईंटें मिली तो एक दीवार बनी है। वैसे ही जब ये सेल्स कंबाइंस होते हैं, सेल के अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक ह्यूमन ऑर्गन के अंदर वैसे एक ब्रिक्स का काम करते हैं। जैसे एक किसी दीवार में एक ईंट का क्या काम होता है, वैसे ही मेरे अंदर, आपके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं के अंदर सेल एक ब्रिक्स का काम करता है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम बात करते हैं इससे पहले डिस्कवर वगैरह किसने किया था, किसने इन्फॉर्मेशन दी थी। MCQ में था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो आपको पता होना चाहिए ये पहले डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1653 में। तो बाज़ का आपसे पूछा जा सकता है MQ में से ये डिस्कवर वगैरह कब हुई थी। तो इसके बारे में जो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये सच सेल कुछ चीज़ें, वो हमें बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था 1653 में। और उसके बाद ये जो बंदे हैं, मैथियस शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एंड थियोडर शिवन, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, हैव बीन क्रेडिट विद द सेल थ्योरी। और इन्हें मिल के जो ये हमारे शेल्डन है और ये हमारे शिवन, शेल्डर और शिवन ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी
जिसके अंदर उन्होंने बुनियादी पॉइंट्स बता दी कि सेल किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये गालिबन सेल थ्योरी दी थी 1839 में। तो सेल को डिस्कवर किसने दिया था? रॉबर्ट। सेल की थ्योरी किसने दी है? जर्मन बॉटनिस्ट और हमारे जो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने दी है, शिवन ने और शेल्डन ने। ये उन्होंने दी 1839 में उन्होंने दी थी। अब हम बात करते हैं सेल के दो किस्म होते हैं जो मैं आपसे समझाते हैं। सेल के दो टाइप होते हैं, एक सिंगल होते हैं, एक डबल होते हैं। जब मैं कहता हूँ सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो जो सिंगल होते हैं ये टाइप्स उनके सेल, उनको क्या सिंगल सेल, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। एक वो सेल होते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा ऊपर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनी मीन्स सिंगुलर एंड मल्टी मीन्स मैनी। तो जब मैं कहता हूँ यूनिसेलुलर तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे एमोबा है, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे। बैक्टीरिया या यीस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, इनके अंदर एक सेल होता है, इससे ज़्यादा उनके पास सेल वगैरह नहीं थी। ये एक बैक्टीरिया है, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब हम बात करें मल्टी मीन्स मैनी सेल, तो उसके अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर, जहाँ जैसे मैंने ये आपको पैरोट का मिसाल दी, ये मल्टी सेलुलर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के कितने टाइप्स हैं तो आप बताएंगे दो, जिसमें एक यूनिसेलुलर है, यूनी मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स मैनी। यूनिसेलुलर मीन्स ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल हो उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर तो वो मुश्तमिल होता है ज़्यादा पे, तो उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर। जी हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। अब हम उनके जो पार्ट्स हैं सेल के उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल आ जाता है तो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लाज्मा को कवर करता है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट प्लाज्मा आ जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, यहाँ से इसके पोर्स सुराख होते हैं, विच अलोज सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास। सेल, यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर सेल, ये सेल मेम्ब्रेन की पिक्चर है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो आउटर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये हल्के हल्के ये सुराख होते हैं जिसके अंदर सेलेक्टिव मटेरियल सेल के अंदर जाता है। क्योंकि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक गार्ड का काम करता है। जैसे गार्ड जिसकी परमिशन होती है उसे अलो करता है, अगर कोई अंदर जाके वो नुकसान ऑफिस में नहीं करेगा तो जो गार्ड होता है वो अलो करता है। वैसे ही सेल के अंदर अगर कोई पानी जाना, आप कोई काम की चीज़ जैसे पानी, तो उसे अलो करता है। वो बाहर से अगर कोई जाना चाहता है तभी उसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मीन्स कि जो चीज़ें सेल के अंदर जाने वाली होंगी, काम वाली होंगी, जिनका सेल को फ़ायदा होगा वो अलो की जाएंगी, जो नहीं होंगी उनको अलो नहीं किया जाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन की दो पिक्चर्स हैं, ये पोर्ट सुराख वाली होती हैं, ये आप याद रखें। अब ये सेल वाल है, आपको पता होना चाहिए कि सेल वाल जो है वो एनिमल के जो सेल होते हैं उनमें नहीं होता। गाल सारे जो प्लांट सेल होते हैं अमूमन उन पे होता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह उनके अंदर होता है। तो हम बात करेंगे सेल वाल के बारे में। सेल वाल फाउंड इन प्लांट सेल। आपको ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि सेल वाल एनिमल के अंदर नहीं, एनिमल का जो सेल होता है जैसे मेरा है आपका है उसके अंदर सेल वाल नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है, और ये सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। प्लांट में क्या होता है, उसकी तरतीब क्या है, पहले सेल वाल आता है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर साइटोप्लाज्म आता है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स आ जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर, आपके मेरे सेल के अंदर जो है पहले सेल मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का, सेल वाल का कोई नामो निशान नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि सेल वाल जो है वो एक मटेरियल से बना हुआ है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेल वाल किस चीज़ से बना है, तो आपका जवाब होगा कि सेल्यूलोज नामी एक मटेरियल से बना हुआ है जो कि इसे शेप वगैरह देता है, इसे रिजिड बनाता है। इट अलोज द फ्री फ्लो ऑफ द सब्सटेंस। ये सेल मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिव नहीं होता, ये इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी तो भी उसे जाने देगा, अगर कोई बुरी चीज़ नुकसानदेह चीज़ होगी तो भी वो सेल में अलो करेगा। एज सच इसके इतने वो नहीं होता, ये एक तरह से रिजिड होता है, सेल को एक शेप देता है, लेकिन एज सच ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के काम नहीं करता। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको इसका पिक्चर से दिखाता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेल वाल है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर वाली है ये सेल वाल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। चले जी अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। तो अब हमारा थर्ड पे आ गया साइटोप्लाज्म।
अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म ये जो सारा है ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक तरह से बेड है। जैसे आपके कमरे में बेड होता है, बाज़ का सारे उसमें बैठ जाते हैं। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना है? वाटर से बना है। वाटर इज़ अ लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। वाटर जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। डिपेंडिंग ऑन द सेल एंड इट्स नीड एंड कंडीशन, वाटर कंसनट्रेट वरीज फ्रॉम अबाउट 65% टू रफली 95%। सेल के अंदर अगर हम बात करें तो 65 से लेके 95 तक सेल के अंदर जो है वो आपका पानी उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और साइटोप्लाज्म पानी का ही बना होता है। सस्पेंडेड इन वाटर आर वेरियस सॉलिड सच एज प्रोटीन्स, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर पानी होता है। पानी जो है 65 से लेकर 95 तक होता है, और उसके अलावा प्रोटीन्स इसमें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, फैट्स और वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। और एक तरह से साइटोप्लाज्म एक कोलाइड एक तरह से जेली लाइक सब्सटेंस होता है हमारे सेल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म, और ये जो ब्लू आपको सारा नज़र आ रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। सेमी लिक्विड सब्सटेंस, मैंने आपको कहा कि ये सॉलिड शेप नहीं, लिक्विड सब्सटेंस फाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद ये शुरू हो जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड विद इन इट, और मैंने जैसे आपको कहा कि जितने भी आपके सेल मेम्ब्रेन होंगे, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे वहाँ पर मौजूद हैं। इट इज़ द साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, और सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो एक तरह से वहाँ पे होती है, ये एक साइट होती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। द साइटोप्लाज्म है फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करेंगे कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स का ऑर्गन, बड़े ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स, उस ऑर्गन के जो छोटे छोटे उसे उन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसके अंदर एक स्मूथ होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और रफ होती हैं। जो रफ होती हैं उन एंडोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। आप राइबोसोम्स के हम बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी एपराटस के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्लास्टिड्स, ये जो प्लांट्स में आते हैं कलर वगैरह लेते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपराटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोम्स एंड प्लास्टिड्स। पहले हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ट्यूब नुमा के स्ट्रक्चर होता है। ये एक ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जो एक मौजूद होता है हमारे सेल के अंदर। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये हमारा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सारे हैं ये आपका सारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये वाले स्ट्रक्चर्स। और उसके अंदर जो रेड है ये राइबोसोम्स मौजूद हैं। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूबुलस मीन्स ट्यूब नुमा की स्ट्रक्चर होती है विद इन साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, तो उसे हम कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सही जो सेल होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स बशमूल न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उस सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं। ये क्या है? एक तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ यूजुअली हैज राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इन्वॉल्व किस होता है? प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जो हमारे जिस्म को भी ज़रूरत होती है, तो एक तो प्रोटीन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गालिबन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम है, और लिपिड सिंथेसिस। तो आपको याद रखें प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। अब हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आपको यहाँ पे ये वाले राइबोसोम, यहाँ पे जो आपको रेड डॉट उन्होंने दिखा है राइबोसोम्स, रेड डॉट एक तरह से एक छोटे से डॉट की तरह होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। अ माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ आरएनए। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक मटीरियल है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए क्या है?
जो क्वालिटीज़ पेरेंट्स से अपने वालिदैन में आती हैं उसे ये मटेरियल कहा जाता है। जैसे आप देखें, अगर हरे पैरोट है तो उसके बच्चे हरे होते हैं, अगर वालिदैन वाइट होते हैं तो उसके बच्चे वाइट होते हैं। तो ये जो कलर की क्वालिटीज़, आपकी हेयर की क्वालिटीज़ वगैरह होती है, ये राइबोसोम्स की वजह, आरएनए की वजह से होती हैं। और ये कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में मुश्तमिल होते हैं। अब माइन्यूट पार्टिकल, एक पार्टिकल होता है जिसके अंदर आरएनए होता है एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, और इसका ताल्लुक प्रोटीन से होता है। फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल, जो लिविंग सेल उनके अंदर मौजूद होते हैं। दे बाइंड मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए टू द सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं कि राइबोसोम्स आरएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आरएनए हमारा न्यूक्लिक मटेरियल है और एक तरह से एक कॉपी करने के लिए, प्रोटीन्स प्रोड्यूस वगैरह करने के लिए राइबोसोम्स आरएनए को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। राइबोसोम्स आरएनए में क्या करते हैं? आरएनए को ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करते हैं। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी अहमियत का ये ऑर्गेनल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इन ऑर्गेनल फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मोस्ट सेल्स, काफ़ी जो सेल्स हैं उसके अंदर, सेल्स के अंदर काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये लिखा भी है, तो ये आपको मदद करते हैं एक तरह से रेस्पिरेशन, एक तरह से सांस लेने में, एनर्जी रिप्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस वगैरह करने में ये हमारी मदद करते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, इनर पार्ट ऑफ द बीइंग फोल्डेड टू इनवर्ड्स लेयर्स। तो एक तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल लेयर है और वो इनर फोल्ड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किस काम के अंदर? रेस्पिरेशन, सांस लेना और एनर्जी प्रोडक्शन करना। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी एक तरह से साइंटिस्ट था, उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया था, तो इस वजह से इनका नाम गोल्जी बॉडीज़ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और गालवन ये उनकी स्ट्रक्चर है, और कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स एंड फोल्डेड मेम्ब्रेन, से मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है विद इन साइटोप्लाज्म में मौजूद है। यहाँ पे यूकैरियोटिक एक ट्रू सेल के अंदर। अब ये किस काम के अंदर? सीक्रेशन, कोई चीज़ अगर बाहर करनी है, अंदर करनी है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ मदद करती है। अगर सेल के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट करनी है, सेल से एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में कोई चीज़ करनी है, तो उसके अंदर हमारी मदद गोल्जी बॉडीज़ करते हैं। ये आपने देखा गोल्जी बॉडीज़, जो मैंने समझा, एक सीक्रेशन, अगर कोई इस चीज़ को बाहर निकालना है या सेल के अंदर किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट करनी है, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर किस चीज़ की, प्रोटीन वगैरह की मटेरियल, तो उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑर्गेनेल है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल, जो सही सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड जो होती है, जिसकी मेम्ब्रेन भी हो, कंटेनिंग डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। बाज़ औक़ात अगर सेल को अगर ख़तरा होता है तो ये लाइसोसोम फट भी पड़ते हैं और ये सेल को तोड़ देते हैं। बाद में वो सेल बाहर हो सकता है, उसका मटेरियल बचाता है, लेकिन ये डिग्रेडेटिव, इसका गलबा यही मतलब है कि सेल को कभी ख़तरा लाक हो जाता है तो इस एक तरह से सुसाइड बेग से काम करते हैं, अपने आप को फाड़ के सेल को सारा ख़त्म करते हैं। फिर वो सेल एक मटेरियल की शक्ल होता है, फिर वो बाद में सही भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। इसे हम जानने की बात करें कि सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स क्या हैं। इन ऑर्गेनेल नियर द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये न्यूक्लियस होता है उसके करीब होता है। कंटेन्स सेंट्रियोल्स, ये एनिमल सेल के अंदर है, विच फॉर्म्स स्पाइंडल, ये सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं, ये आपकी जान लें। और ये फाइबर एक डेवलप करते हैं, फाइबर डेवलप करने के बाद ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोम्स एनिमल सेल्स वगैरह में होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं फाइबर डेवलप करने में। और फाइबर जो होता है वो गालबन बाद में सेल को हमारी एक तरह से डिवाइड करने में मदद करता है। अगर ये सेल ऐसे कुछ होते हैं तो इसके अंदर एक तरह से कुछ ये फाइबर होते हैं जो ऐसे सेल को डिवाइड करने में हमारी मदद करते हैं। ये होते हैं सेंट्रोल्स और सेंट्रोम्स, ये एनिमल्स होते हैं और ये मदद करते हैं सेल की डिवीजन के बारे में। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोल एनिमल सेल में होते हैं, फाइबर डेवलप करते हैं, और सेल जो डेवलप होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उनमें हमारी ये मदद करते हैं।
अब हम बात करें काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये एक तरह से कलर वगैरह होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद है। आपने प्लांट्स रेड, ग्रीन, वाइट वगैरह देखे होंगे। तो प्लास्टिड्स हमारी मदद करते हैं वो कलर देने। एनी अदर क्लास ऑफ स्मॉल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में द कंटेन पिगमेंट ऑफ द फूड, जो फूड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे आपने क्लोरोफिल, वो फोटोसिंथेसिस करने में हमारी मदद करता है। तो ये प्लांट्स में हमारी मदद करते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं एक पिगमेंट, एक फूड होते हैं जो हमारी मदद करते हैं प्लांट्स को जो कलर देने में। जैसे पेटल्स का रेड कलर वगैरह तो ये प्लास्टिड्स की वजह से होता है। जैसे आप कोई जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं उनको अगर देख लें तो तूरी, कद्दू जो भी हैं फ्लावर्स के, ये कलर सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं प्लास्टिड्स की वजह से होता है। तो सेल्स के अंदर ये कलर का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं जैसे एक ह्यूमन का एक दिमाग होता है सेल, जो कि सारे वाइटल फंक्शंस करता है, वैसे ही जो सेल का जो वाइटल फंक्शन है, जो ब्रेन है, वो न्यूक्लियस से काफ़ी अहमियत का काम करता है। न्यूक्लियस हमारा, इसे हम जानते हैं। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। अगर आपसे पूछा जाए सेल के अंदर तो ऑर्गेनेल है कि उसका लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है, तो वो न्यूक्लियस से लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। इट इज़ अ डेंस, एक तरह से गाढ़ा होता है, स्फेरिकल अंडे की तरह कुछ होता है। ये जो है ब्लू वाला, ये आपका न्यूक्लियस है, प्रेजेंट इन द सेंटर। और ये गालिबन सेंटर में मौजूद है। इट्स मेन फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ सेल फंक्शन कंटेन द क्रोमोसोम्स। सेल के सारे फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो ये न्यूक्लियस करता है। जैसे मेरे बॉडी को, आपके बॉडी को दिमाग कंट्रोल करता है, तो वैसे ही सेल के बॉडी को ये, या किसी घर के अंदर बड़ा फर्द होता है जो मर्द होता है, बाप दादा होता है, वो घर को कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल के अंदर जो कंट्रोल के ऑप्शंस होते हैं वो हमारे ऐसी न्यूक्लियस के पास होते हैं। और क्रोमोसोम्स ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर मौजूद होता है। और हेरिडिटरी एक्टिविटीज़ जो भी सेल के अंदर होती हैं कि मेरे वालिद साहब की मेरे क्वालिटीज़ या मेरी औलाद में, तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो, ये किसी और चीज़ में मौजूद है, ये न्यूक्लियस में मौजूद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन है। सारी सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल को फंक्शन करने के लिए क्रोमोसोम्स वगैरह ये सारी यही रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में गालिबन बड़े होते हैं और ये पानी जो होता है सेल के अंदर वो उनमें अंदर आता है। तो वैक्यूल्स क्या हैं? दे आर द सेट एंड क्लियर प्लेसेस फिल्ड विद द वाटर। इनके अंदर पानी था, ये वैक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल, ये इनके अंदर पानी है। तो पानी जो सेल के अंदर होता है वो उसमें ये मौजूद करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। दे फिल्ड इन द मेन इज कॉल्ड सेल सेप। तो अब ये पानी जो यहाँ पर मुझे इसे सेल सेप कहा जाएगा। वैक्यूल्स गिव ट्रेजिडिटी टू द सेल। एक तरह से जो शेप वगैरह होता है वो सेल को ये देने में हमारी मदद करते हैं। गालिबन प्लांट सेल में ये ज़्यादा होते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, हो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, आपके काम का था। कमेंट कीजिए कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। शेयर करें किसी दोस्त के साथ जो सेम इसी चीज़ की तैयारी करे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।